वेरी वार्म वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एयरफोर्स वेटरन मार्कंडेय तिवारी जी, जिनका वायुसेना में एक अत्यंत वाइब्रेंट कैरियर रहा है। इन्होंने 22 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी, जहां वे मिग 21 और मिराज 2000 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम करने वाले जेट इंजन विशेषज्ञ रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 42 वर्ष की आयु में 12 से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े। शिक्षा से इंजीनियर मार्कंडेय जी एक भावुक कवि, लेखक, यूट्यूबर, ज्योतिषी और अंकशास्त्री भी हैं। वे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT) में लेवल 2 प्रशिक्षित वैज्ञानिक हैं और ज्योतिष की शिक्षा भी देते हैं। वे 2 यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, जहां वे अपने ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। आज हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। वेरी वार्म वेलकम मार्कंडेय सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने दर्शकों के लिए योगीराम चैनल के लिए दिया। थैंक यू डियर ब्रदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू एंड योर टीम फॉर सच ए ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो हर प्रतिभाशाली व्यक्ति जो प्रतिभावान है और अपनी प्रतिभा को समाज के और तमाम यूथ्स के साथ शेयर करना चाहता है, जिससे उन यूथ्स के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शन बने, उसके लिए ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है यह बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं ऐसे यंगस्टर्स के साथ हमेशा काम करना पसंद करता हूं और इसी वजह से मैंने आपके साथ ये पॉडकास्ट साझा करने का निर्णय लिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ब्रीफ अवर ऑडियंस अबाउट योर जर्नी। आपकी जो तपस्या है, आपकी जो देशभक्ति, आपने जो एयर फोर्स में आपने जो योगदान दिया है, सर इसके बारे में सर प्लीज, आपके बैकग्राउंड के बारे में, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। मैंने भारतीय वायुसेना में टोटल 22 वर्ष सेवा दी, जिसमें 20 वर्ष भारतीय वायुसेना के साथ में और 2 वर्ष मिराज की इंजन बनाने वाली कंपनी MS स्नेगमा के साथ मैंने काम किया। मैं वो लकी आदमी हूं कि मेरा रिटायरमेंट 31 मार्च 2018 को था और एक दिन पहले ही मिराज का इंजन बनाने वाली कंपनी ने मुझे अपना सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और डाटा एनालिस्ट बना करके अपने साथ रखा। मैं जिस हैंगर से मैं रिटायर हुआ उसी हैंगर में अगले 2 साल तक मैं स्नेगमा के साथ काम करता रहा। स्नेगमा बेसिकली जो फ्रांस के फाइटर्स हैं उनका इंजन बनाती। मैं इस मामले में इतना लकी रहा कि मैंने भारतीय वायुसेना से रिटायर होने के बाद भी 2 साल भारतीय वायुसेना को मैं सेवा देता ही रहा। भारतीय वायुसेना में जो मेरा कैरियर रहा, मैं एक गांव का बिल्कुल सीधा साधा अंतर्मुखी व्यक्ति था, जिसको भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल एक स्मार्ट, टॉकेटिव, बोल्ड, करेजियस, एक ऐसा आदमी जो बिल्ली से डरता था, कुत्ते से डरता था, उसको भारतीय वायुसेना ने ऐसी ट्रेनिंग देकर के इतना बोल्ड, करेजियस आदमी बनाया, इतना एनर्जेटिक बनाया कि चाहे सुबह 3 बजे उठना हो या रात की ठंड हो श्रीनगर की, उन सारी चीजों को मैंने इतने उत्साह के साथ फेस किया कि उस उत्साह और उमंग की झलक अभी भी इस उम्र में भी मेरे शरीर और मन में है। तो भारतीय वायुसेना मेरे लिए एक उस तपस्थली की भांति रही। मैं हमेशा कहता भी हूं कि सैनिक और योगी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू। इतना ही है, योगी एक जगह बैठ करके तपस्या करता है और सैनिक को सिर्फ आप चलते घूमते फिरते एक पीतांबर नहीं पहने हुए वो एक प्रकार का योगी है। जिस प्रकार से योगी को अपने मन को मार करके अपनी साधना करनी पड़ती है, सेना में शारीरिक कष्ट उतना नहीं है योगेश जी, जितना आदमी को अपने मन, अपनी भावनाओं और स्पेशली अपने इमोशंस पर नियंत्रण करके अपने कार्य में अपनी लगनशीलता को बनाए रखना पड़ता है। इसी नाते मैं सेना के कैरियर को भी हमेशा एक सन्यासी के कैरियर जैसा ही मानता हूं। Great sir, great sir. Sir, moving to my favorite question, what motivate you to join Indian Air Force and what motivated you to keep doing that tapasya for 22 years? मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे वहां हिंदी के सिलेबस में कक्षा 6 के अंदर वीर अब्दुल हमीद की एक कहानी थी। शायद हमारे में से हर युवक भले किताबों में न पढ़ा हो लेकिन उस कहानी को जानता है।
वीर अब्दुल हमीद वह व्यक्ति था जो बहुत गरीब घर के होते हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले और फिर सेना में भर्ती हुए 1971 की वार में वो टैंक के सामने खुद ही अपनी जीप लेकर के और कई सारे पाकिस्तानी टैंकों को उड़ाया। तो उस कहानी को जब एक बालक मन ने पढ़ा, उसी समय मन में ये आया कि अच्छा, सेना एक ऐसी जगह है जहां हम अपना बलिदान कर सकते, सेना एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी देशभक्ति को प्रूव कर सकते हैं। वह समय था जब से मेरे मन में सेना के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। और जब मैं गोरखपुर सेंट एंड्रूज कॉलेज में बीएससी कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, मैंने फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन भारतीय वायुसेना में हुआ। और मैंने 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार सिलेक्शन हुआ और मुझे भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में इंजन ट्रेड में मुझे रिक्रूटमेंट दिया। तो मेरा मोटिवेशन बेसिकली उस 3 पेज की लिखी हुई वीर अब्दुल हमीद की कहानी से हुआ और उसी मोटिवेशन से आज तक मैं अपने अंदर उत्साह से भरा। Sir, moving to the next question, please share your journey serving at Indian Air Force. What were the Air Force bases you serve? और सर क्या जो टेन्योर था उसमें क्या और क्या वाकया हुए? देखिए, भारतीय वायुसेना में जो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो होती थी उस समय एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम, जो चेन्नई में एक ट्रेनिंग सेंटर है, मैकेनिकल स्ट्रीम का ट्रेनिंग सेंटर है। हमारी टोटल ट्रेनिंग 30 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इतनी रिगरस ट्रेनिंग, वेरी हार्ड ट्रेनिंग। उसमें आपको एक सोल्जर तो बनाया ही जाता है, साथ में आपको एक एरोनॉटिकल इंजीनियर भी। डिफेंस का पहला प्रिंसिपल है माय डियर, यू नीड टू बी ए गुड सोल्जर, then everything can be molded out. If you are a good soldier, then you can become a good engineer, you can become a good doctor, you can become a good anything, you can become a good. That means if you are disciplined, then your mind can be diverted to take out any task. So हमारी 30 मंथ की rigorous ट्रेनिंग थी और उसमें उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे उनका ये कहना था कि वी लेफ्ट आवर स्टडी, कि अब मुझे नौकरी मिलेगी, हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट भारतीय वायुसेना ने इतना पढ़ाया, उसका रीजन है जहाजों का जो सिलेबस है वो खुद अपने आप में इतना वास्ट है। और भारतीय वायुसेना जो बेस बिल्डिंग करती है वो इस हिसाब से बेस बिल्डिंग करती है कि आज भारतीय वायुसेना में सपोज जहाज ABC है, कल वो जहाज रिप्लेस होकर के DEF आएंगे, लेकिन जो जेट इंजन का और एयरक्राफ्ट का जो बेसिक कंसेप्ट और जो प्रिंसिपल्स होंगे वो तो चेंज नहीं होंगे ना। तो हमको इतना बेसिक और इतना डीप पढ़ाया जाता है कि उतना बेसिक और डीप पढ़ाने वाला कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में है ही नहीं। जो सिविल एयरलाइंस की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं AME, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। उनको तो आपने बोइंग चुना, बोइंग पढ़ाया जा रहा है, बट हमको तो ऐसा पढ़ाया जाता है कि आज हम फाइटर में हैं, और मेरे साथ हुआ, आज हम फाइटर में हैं, कल ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कल हेलीकॉप्टर में जाएंगे, और इन द एज ऑफ 40 हम बेसिक नहीं सीख सकते हैं। सो इन द ट्रेनिंग सेंटर इटसेल्फ द ग्रेट इंडियन एयरफोर्स taught us all the basic things of all the 3 streams. तो इंडियन एयरफोर्स को सबसे पहले मैं इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि जो ट्रेनिंग पैटर्न है इंडियन एयरफोर्स का, मैं आपको बता रहा हूं, लोहे को भी सोना बनाने की ताकत उस ट्रेनिंग पैटर्न में। इंस्ट्रक्टर्स सच ए डीप नॉलेज पीपल, आपको वर्नियर कैलिपर्स से लेकर के और उन्होंने जहाज तक सिखाया। और हो सकता है हमारे साथ जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, दे आर नॉट इक्वली स्मार्ट, बट दे विल मेक यू रिक्वायर्ड टू बी स्मार्ट। जितनी जरूरत है उतनी बनाएंगे। अच्छा, उनका यह भी कहना था, एक बार मैं एक वेलफेयर मीटिंग में अपने कमांडिंग अफसर से ट्रेनिंग सेंटर में बोल दिया कि सर इवनिंग PT को बंद कर दीजिए सो दैट आई कैन गेट मोर टाइम टू स्टडी। वो बोला प्लीज कम हियर। बोला बेटा, मैं तुमको साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं बुलाया, मैं तुमको सोल्जर बनाने के लिए बुलाया हूं। साइंटिस्ट तो हम बना लेंगे तुमको बाद में, तुम्हारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है PT परेड सीखो, पढ़ाई तो हम तुमसे करा लेंगे बाद में भी। तब मुझे समझ में आया, और वो ट्रेनिंग का टफनेस उस समय कठिन लगता था। हालांकि मुझे कठिन नहीं लगता था क्योंकि मैं हाईली मोटिवेटेड था। उस ट्रेनिंग का टफनेस था जो पूरे लाइफ के कैरियर पर हर डिफिकल्टी में आपका साथ दिया। चाहे इमोशनल डिफिकल्टी थी, चाहे क्लाइमेटिक चेंजेस थे, उन सारी चीजों में वो ट्रेनिंग काम है। एक बार की बात है, ट्रेनिंग सेंटर में मेस में ड्रिंकिंग वाटर खत्म हुआ किसी रीजन से, क्योंकि वो चेन्नई बिल्कुल ऐसे ड्राई एरिया है, पानी की प्रॉब्लम उसमें थी। मैं बात कर रहा हूं 1998 की। तो जब मैंने इसको कंप्लेन किया तो मेरा इंस्ट्रक्टर मेरे से बोला
कि बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आज तुमको लग रहा है कि मैं प्यासा हूं, बट ये तुम्हारे ट्रेनिंग का पार्ट है। द डे देयर इज अ वार, तुम पानी खोजोगे या तुम लड़ोगे। ऐसे ही कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में किसी गलती पे पनिशमेंट होता था, तो वी यूज टू कंप्लेन टू द इंस्ट्रक्टर कि सर मैं तो इस गलती में नहीं था, व्हाई द होल टीम वाज पनिश्ड, होल क्लासरूम वाज पनिश्ड। तो इंस्ट्रक्टर एक दिन बुलाया, बोला बेटा when the war is started, bomb is dropped by the enemy and the bullet is coming to you, वो नहीं देखेगा तुमने गलती किया है नहीं किया है। So by this punishment we are making you so tough so that you can survive at least your life. So the great Indian Air Force has trained us, और उसने मेरे जैसे एक डरपोक और सीधे आदमी को इतना बोल्ड बना दिया कि ना होल लाइफ आई एम रियली करेजियस और मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। आपने जैसा मेरे टेन्योर के बारे में पूछा, तो मेरी ट्रेनिंग सेंटर की पोस्टिंग हमारी ताम्बरम में थी, एयरफोर्स ने ताम्बरम। फिर हम उसी ट्रेनिंग के एक पार्ट को पूरा करने के लिए एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर जो कलकत्ता में है वहां जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग पैटर्न ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि बेसिक में सारे जहाजों का बेसिक पढ़ा दिया गया। नाउ यू हैव बीन अलॉटेड सपोज MiG-21। नाउ अब आपको सिर्फ MiG-21 ही पढ़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी रूटेड टू द MiG-21 स्क्वाड्रंस। सो हम MiG-21 अलॉट हुआ हमको, तो हम MiG-21 में गए, और MiG-21 का स्पेसिफिक जो स्कूल है वो था बैरकपुर में। वहां से हमारी पहली पोस्टिंग थी एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़, विच इज जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान एंड इट कम्स इन द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। एंड सूरतगढ़ से बॉर्डर आई थिंक इट इज जस्ट सम 40-45 किलोमीटर अवे पाकिस्तान बॉर्डर है। वहां पर जहाज टेक ऑफ कर रहा है, अगर वो उसने कर्व नहीं लिया या बैंकिंग नहीं की तो वो बॉर्डर पे ही पहुंचेगा। इट इज जस्ट ऑन द बॉर्डर एरिया एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज सच टफ, टेम्परेचर गोज माय डियर बियॉन्ड 48 डिग्री टेम्परेचर, और फाइटर्स की फ्लाइंग इतनी टफ होती है कि आपको फाइटर्स पर काम करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उस धूप का सामना करना ही पड़ेगा। फ्लाइंग के बाद जहाज आया, फ्लाइंग से पहले आपको चेक्स करने हैं, इन बिटवीन चेक्स हैं, फिर फ्लाइंग, लास्ट फ्लाइंग के बाद भी चेक्स हैं। तो वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, वो जस्ट यंग एज था, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम लोगों ने फेस किया। हॉट, टोटली हॉट वेदर एंड सैंड की बिल्कुल स्टॉर्म्स चलते थे। करीब 100 ग्राम सैंड तो लगभग हफ्ते भर के अंदर बॉडी के अंदर जाना ही है, बिकॉज आप उस सैंड का बहाना लेकर के एयरक्राफ्ट के रेडीनेस को आप डिले नहीं कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एयरक्राफ्ट वहां रूटीन फ्लाइंग सिर्फ नहीं करते, बिकॉज इट इज अ बॉर्डर एरिया, you have to keep some aircraft always ready also. So by any means आपको इन सारे क्लाइमेट्स को फेस करते हुए you have to keep your aircrafts ready. तो वो एक क्लाइमेटिक चैलेंज था। क्योंकि उस समय तक हम अनमैरिड थे, तो सेकेंड पार्ट ऑफ जो लाइफ जो होती है वहां का कोई चैलेंज नहीं आ रहा था, बट इमोशंस तो थोड़े डेवलप होते ही हैं, होम सिकनेस, ऑल दीज थिंग्स थे। वहां से हमारी नेक्स्ट पोस्टिंग आ गई। So hot climate से I was posted to the Srinagar Air Force Station Srinagar. तो I was posted to Air Force Station Srinagar again in the same MiG-21 fleet. अब आप सोचिए कि एक हॉट वेदर से कोल्ड वेदर में मैं चला गया, और वहां पर हमने विंटर, श्रीनगर में हमने विंटर में -14 डिग्री टेम्परेचर आई हैव सीन। Oh my God. One incident I would like to share. That time I had a bike Kawasaki. One incident I would like to share. I think it was the day of 4th March 2005 or so. It was 4th March 2004. और मैं घर से आए, जब बाहर अपने सर्विस क्वार्टर से बाहर निकला, my bike was just buried in the white snow. Where is my bike? And मेरे घर के सामने स्नो है कि I have to step up and come out. So see my bike just by signing of this mirror was just visible. और वो बाइक 1 महीने बाद निकली with all tires and everything just rotten away. और वो that -14, और उस समय हम लोग कैसे नहाते कैसे थे, तो जो पानी का सप्लाई पाइपलाइन है that used to get freezed in so cold temperature. Though they have many protections, उसके ऊपर cotton, concrete, like this so many protections, but many times ब्रेक अवे हो गया तो पानी आपका जम जाता है। दैट टाइम आपको क्या करना है, मैं बाहर से आइस को लेकर के, स्नो को लेकर के, पिघला करके उससे मैं नहा करके फिर मैं ड्यूटी जाता था। तो वो लाइफ हमने श्रीनगर में झेली। वंस अपॉन ए टाइम श्रीनगर में ऐसा हुआ कि इन द मॉर्निंग 4:30 आई वाज गोइंग टू ORP ड्यूटी। व्हाट इज ORP ड्यूटी? जस्ट आई शेयर्ड यू कि ऑलवेज यू हैव टू कीप सम एयरक्राफ्ट, 2 aircrafts are always kept ready at the runway end to take off in within 2 minutes.
MiG-21 has such a beautiful things in its fleet that it can take off within 2 minutes. बाकी जहाजों में डिले है। सो उसके लिए मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग जाना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, मेरी बाइक स्लिप कर गई और वहां पर एक गड्ढा है, वो 1971 वार में बम्बार्डिंग हुई थी तो गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे में 60 डिग्री के ऐसे स्लोप पर मैं बाइक सहित नीचे गिर गया और बिल्कुल एक खाड़ी के अंदर, और उस समय कोई था ही नहीं, बिल्कुल हैवी स्नोफॉल हो रहा है, क्वाइट डार्क है, बट फ्रॉम फार अवे फ्यू फ्रेंड्स they could see somebody is coming in this early in the morning. Definitely Tiwari will be there because he has to come and join us to go somewhere. Then anyhow they could take out me with the hope of help of rope and all. My bike came out after 1 month. So that heavy snow, actually that snow is heavy snow, it is not a just physical change. और मैं बताऊं, मैं 8 से 10 कपड़े पहनता था और कोई भी कपड़ा वहां आपकी ठंडी नहीं रोक सकता है। जो सर्विस के द्वारा इशू हुआ एक स्पेशल क्लॉथ है, उसके अंदर कबूतर के पंख भरे पड़े रहते हैं, उसको बजरंगी बोलते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल हॉट है, उसी से ठंड रुकती है। एंड हाउ वी आर वर्किंग ऑन द एयरक्राफ्ट, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। कैसे काम करते थे कि जहाज पे काम करना है, प्योर विंटर ठंड, चिल्ड ठंड है, थोड़ी देर काम करते थे, हाथ ठंडा हो जाता था, फिर जाते थे चाय पीने, तो उस चाय के कप की गर्मी से आपका हाथ जितनी देर गर्म है, यू कैन वर्क आउट दैट बिकॉज ग्लोव्स इज अवेलेबल, बट ग्लोव्स से काम नहीं हो पाता। यू कैन नॉट होल्ड द थिंग्स, आपको कोई नट टाइट करना है, बहुत प्रिसाइज चीजें होती हैं, वो काम ही नहीं हो पाता है। सो श्रीनगर वाज द वन ऑफ द मेमोरेबल लाइफ एंड आई वाज सो डायनेमिक एंड सो यंग इन दैट कि मैं खड़ा रहता ही नहीं था, मुझे वॉक करना नहीं, मुझे दौड़ के हर जगह जाता था। जस्ट अनाउंस हुआ कि प्लीज सी ऑफ एयरक्राफ्ट नंबर सो एंड सो, जब तक पब्लिक वॉक करती थी आई यूज्ड टू रन जस्ट अबव द ब्लास्ट पैन और पहुंच जाता। लोग बोलते थे तुम्हारे पैर में कोई मैजिक है क्या? वंस माय सीओ टोल्ड तिवारी कहाँ है, वो लोग बोले छुट्टी पे। बोला अगली बार से बोलना जब वो नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, उसको देखे बगैर मेरा बैटरी चार्ज नहीं होता। सो आई वाज सो एनर्जेटिक एंड वो जो 2 साल का टेन्यूर है, तो रियली इस नाते वहां बहुत लिमिटेड टेन्यूर बनाया गया है बिकॉज आप इमोशनली भी वहां पर वीक हो जाते हैं बिकॉज एट दैट टाइम द श्रीनगर एरिया वाज रियली टफ एंड डिफिकल्ट। सो हमको बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो इनसाइड कैंप एरिया ही। अब उस समय ना आपके पास टेलीफोन थी, मैं बात कर रहा हूं 2003 की, जस्ट मोबाइल स्टार्ट हुए थे। एसटीडी कॉल में यू कैन मेक 3 times कॉल एंड जस्ट अप टू 3 minutes टू योर वाइफ। सो वो इमोशनल हर्ट बहुत श्रीनगर में होता था, फिजिकल चैलेंज था बट उसको मैं फेस कर जाता था, स्पेशली होम सिकनेस होना, ऑल दीज थिंग्स आ। बट मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डिफेंस में एक्चुअल वही सबसे बड़ी तपस्या है जब आप फैमिली से दूर हैं, आपका बर्थडे पड़ रहा है, आपकी एनिवर्सरी पड़ रही है, आपका फेस्टिवल पड़ रहा है, एवरीबडी कैन नॉट गेट लीव ऑन द होली दिवाली एंड ऑल। समझ रहे हैं कितना सेक्रीफाइस? आप सोचिए कि होली के दिन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली। सो ये सारी चीजें थी। श्रीनगर के बाद आई गॉट पोस्टेड टू एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। इट वॉज ए रियली ग्रेट पोस्टिंग, दो इट इज ए पीसफुल स्टेशन, बट माई लाइफ इन द MiG-21 was definitely tough. But since the place was good, so I got a chance to stay with my wife and my father, mother, because I am the single son. So that four years I passed very peacefully. After that, I was posted to the Air Force Station Kanpur, where I had a many good exposure. जो आपने इंट्रो में बताया कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, व्हाट इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जस्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इंजीनियरिंग का एक ऐसा हाई लेवल है ये कि जो भी मेटल्स हैं, उन मेटल्स के अंदर क्या डिफॉर्मेशन या क्या क्रैक डेवलप हो रहा है, क्योंकि जहाज तो उड़ रहा है, इंजन उड़ रहा है, उनके अंदर स्ट्रेस से, टेम्परेचर से कई सारे क्रैक या डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाते हैं। उनको टेस्टिंग के बहुत सारे 5-6 मेथड्स हैं, उन्हीं में से फ्यू मेथड्स ये। तो उसमें मैं ऐसे काम करने का मौका मिला कि एक स्पेशल टास्क में मैं काम करता रहा। मोर देन 1000 एक्सरे, आपको जान के सरप्राइज होगा, जो मिराज का इंजन है उसके पार्ट्स के एक्सरे होते हैं लाइक ह्यूमन बॉडी। आई थिंक यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, मेनी यंगस्टर्स आर नॉट। जो मिराज के इंजन है, एयरक्राफ्ट के भी बहुत सारे पार्ट हैं। आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ड्यूरिंग मेजर ओवरऑल they are subjected to undergo X-ray inspection, क्योंकि internal crack can be detected only with the help of X-ray। भाई ऊपर से तो आप विजुअली देख सकते हैं my dear, but who can come to know where there is a internal crack। तो उसमें मैंने 1000 से ज्यादा एक पर्टिकुलर आइटम पर मैं एक्सरे किया एंड वो सारे एक्सरे गए कजाकिस्तान, फ्रांस ने भेजा और वहां से एक लेटर हमारे चीफ के पास आया
कि ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, वी हैव टू इस्टेब्लिश सर्टेन पैरामीटर कि कितना वोल्टेज दें, कितने मिनट तक एक्सरे को डालें कि ये पेनिट्रेट करके यहां इमेज लेके आए। एक्चुअली दैट वाज द एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने लेटर लिखा कि ये तो हमारे कजाकिस्तान के लेवल 3 साइंटिस्ट हैं, उनके बराबर आपके जो एयरवेरियस ने काम। एंड chief also appreciated with the letter, following letter and all. So in non-district to testing के फील्ड में ऐसा कैरियर बनाया हमने, ऐसा काम किया कि स्टिल कानपुर में हमारी लिखे हुए बहुत सारे मैनुअल्स, बहुत सारे लिखे हुए कोटेशंस, बहुत सारे पैरामीटर्स कि आपको ब्लेड का एक्सरे करना है, इतना वोल्टेज डालेंगे, इतनी मिनट डालेंगे, इतने सेकंड के लिए आप इसको ऑपरेट करेंगे, ब्लेड इमेज विल कम, लाइक दिस मेनी एक्सपेरिमेंट। इवन दो इन द कानपुर I got a chance to design many such tools। आप समझ रहे हैं, जैसे किसी चीज को बनाने के लिए मिस्त्री क्या करता है, उसको कोई चीज कटिंग करना है पाइप की तो होल्डर बनाएगा, तो हमको किसी ऐसे ऑड चीज का एक्सरे करना है तो उसके लिए हमको अपने एक्सरे को फोकस करने के लिए सर्टेन डिजाइन करना पड़ा। सो आई गिवन टाइम इन दैट आल्सो। सो कानपुर वाज ए वेरी गुड पोस्टिंग। वो मेरे घर से भी नजदीक था, मैं गोरखपुर का बिलोंग करता हूं, तो 1 नाइट जर्नी थी, वो एक अच्छा कैरियर रहा। आफ्टर कानपुर में ही मेरा कोर्स आया मी 2535 हेलीकॉप्टर का। मी 2535 हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, बेसिकली ये हेलीकॉप्टर कांगो के यूएन मिशन में काम आता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस की सेनाएं विश्व के कुछ कुछ जगहों पर ऑपरेट करती हैं जहां पर अशांति है। लाइक दिस कांगो एक प्लेस है, वहां पर यूएन की सेनाएं रहती हैं, तो आपको अपने सोल्जर्स के साथ में अपने कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो उसमें हमारा मी 35 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड होता है। तो उस कांगो मिशन के लिए भी मैं सिलेक्ट हुआ, और उस कांगो मिशन के लिए मी 35 हेलीकॉप्टर पठानकोट में हमने ट्रेनिंग ली। बट जब मेरा कांगो मिशन के लिए पोस्टिंग आने का टाइम हुआ, अगेन मेरे को मिराज 2000 का कोर्स आ गया। सो मैंने अगेन मिराज 2000 का कोर्स किया ग्वालियर में। देन आई वाज अगेन पोस्टेड टू द एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर, और वहां पर अगेन मैंने मिराज के स्क्वाड्रन में अपना बाकी का समय दिया, और माय कैरियर एंडेड विद द मिराज। Sir, moving to the next question, and yes, connected one. Please share your experience working with MiG-21 and Mirage 2000. Definitely, my dear. For knowledge of the audience, MiG-21 is a Russian-based aircraft. MiG-21 बेसिकली तब आया था जब रसिया और अमेरिका के बीच में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें सब बिगड़ती चली गई थी। बट दैट टाइम रसिया वाज सोवियत यूनियन, तो कई सारी कंट्रीज का उनका एक पैक था, तो उसमें क्या होता, कुछ पार्ट एक जगह बनते थे, कुछ पार्ट एक जगह बनते थे। लेकिन आफ्टर ये सोवियत यूनियन जैसे ही डिसॉल्व हुआ, तो रसिया के पास कुछ फैक्ट्रियां रह गई, कुछ फैक्ट्रियां यूक्रेन में चली गई, कुछ अलग चली गई। वहीं से MiG-21 की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि MiG-21 के परचेज के समय, उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्या गलतियां किया। दे हैव परचेज्ड मोर देन 450 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम। आप किसी एक फ्लीट के 450 एयरक्राफ्ट आप खरीद लिए, और कोई अगर गलती आएगी तो 450 में आएगी, कोई परफॉर्मेंस कोई प्रॉब्लम आएगी तो सब में आएगी। तो वहां एक गलती हुई किसी भी देश, अच्छा, और आपने किसी एक देश के ऊपर अपनी पूरी फ्लीट को डिपेंड कर दिया। किसी रीजन बस ड्यू टू सम पॉलिटिकल एजिटेशन आपके रिश्ते खराब हुए, योर सप्लाई विल बी अफेक्टेड। उसका एग्जांपल आपके सामने है, यूक्रेन वार में है, एंड स्टिल MiG-21 का जो ट्रेनर है, उस ट्रेनर का इंजन मुझे याद है रोमानिया से बन के आता है। तो एक तो वो था। दूसरे, रशियन एयरक्राफ्ट वो जिस एरा के बने हुए थे, 1960 के डिजाइन होंगे, फिर 71 72 में बने, डिजाइन तो 10-15 साल पहले, वो टोटल मैकेनिकल एयरक्राफ्ट, दो इट इज वेरी रोबस्ट, तो उसका जो डिजाइन इस तरह से हुआ है कि उसको ऑपरेट करना भी कठिन है, उसको मेंटेन करना भी कठिन है, उसको सर्विसिंग करना भी कठिन। फॉर एग्जांपल, अगर हमको MiG-21 का इंजन निकालना होता है तो हमको 2 से 3 दिन लग जाता। उसके पहले आधी बॉडी खोलने में दिन भर लग जाता था, फिर कनेक्शन खोलते थे इंजन। लेकिन वही व्हेन आई वाज जस्ट मूव्ड इनटू द मिराज का इंजन हम 2 घंटे में बाहर कर लेते। रात को फ्लाइंग करके आया, कोई प्रॉब्लम आई तो हम इंजन निकाल के देख करके रिपोर्ट बना के जाते थे, अच्छा यहां प्रॉब्लम आई है, टुमारो विल शिफ्ट द इंजन। तो वर्किंग विद द MiG-21 इज रियली वेरी डिफिकल्ट। MiG-21 के जो बेसेज हैं वो भी बड़े बड़े डिफिकल्ट जगह पे थे। अब तो धीरे धीरे MiG-21 को एयरफोर्स से लगभग आउट कर दिया गया है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं नए नए जहाज। बट वी हैड ए चांस, और हर चीज का अपना तजुर्बा होता है। आप अच्छे चीज के साथ तो ऑपरेट कर ही लेंगे, बट एक रोबस्ट और एक पुराने चीज के साथ ऑपरेट करना, और मैं तो क्या, उन ग्रेट पायलट्स को आप उनको सल्यूट करिए जो उस पुराने और उस डिफिकल्ट
मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और उनमें हमारे बहुत सारे जाबाजों ने अपनी जान दी MiG-21 में। उसमें सिर्फ हमेशा पायलट की गलती नहीं रही, कई बार मैकेनिकल फेल्योर हुआ, कई बार जहाज की में भी दिक्कतें आई। तो रियली MiG-21 फ्लीट के साथ कुछ समस्याएं रही हैं। फिर भी जिस जहाज ने हमारी 30, 35, 40 साल तक हमारे देश की सुरक्षा की, उस समय तक वो वारपी करता था, हमेशा बॉर्डर पर 2 मिनट में टेक ऑफ करने के रेडी रहता था, तो उसके किए हुए उपकार को भी हम नहीं भूलेंगे। वहीं पर मिराज 2000 में काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। ये टोटल कंप्यूटराइज एयरक्राफ्ट था। इवन दो मेनी टाइम्स जहाज में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको जानने के लिए आपको कोई चीज खोलने के बजाय उसका कंप्यूटर है, वहां खोलेंगे तो आपको एटलीस्ट वो ये गाइड कर देगा कि इंजन के या जहाज के इस पार्ट में प्रॉब्लम, सो यू कैन फोकस ऑन दैट। बट MiG-21 में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मिराज 2000 रियली, चूंकि तब तक लेटेस्ट एयरक्राफ्ट था, अभी तो उसके बाद हमने राफेल खरीद लिया तो वो लेटेस्ट हो गया, LCA आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो रियली वर्किंग विद द मिराज 2000 वाज रियली अमेजिंग। इंजन इतना अच्छा है, इतना बहुत कम उसमें फॉल्ट आते थे इंजन में। लेकिन एविएशन में क्या होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, कुछ चीजें एज वाइज फेज आउट हो जाती हैं, कुछ चीजें एज वाइज उन पर सर्विसिंग ज्यादा होने लगता है, चेक्स ज्यादा होने लगते हैं। तो मिराज को भी आए हुए इतने साल हो गए, 30-35 साल हो गए, तो वो भी एक काफी टाइम हो गया। अब हमारे पास राफेल आया है, यद्यपि हमको उसमें काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन राफेल भी उसी कंपनी का है जिसको दासो एविएशन बोलते हैं, और उसका इंजन भी स्नेकमा का है जिसका इंजन मिराज 2000 में है। तो उस एक्सपीरियंस से और हमारे साथियों के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं कि मिराज 2000 जिस तरह से इतना अच्छा एयरक्राफ्ट रहा, कारगिल के वार में सारे जहाजों के परफॉर्मेंस के ऊपर मिराज ने वो हिट टारगेट किया, जिसके वजह से उन ऊंचाई पर बंकरों पर हम ऑपरेट कर पाए। अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग में हमारे 2 जहाज और 2 पायलट, फ्लाइट नचिकेता और स्क्वाड्रन अजा आहूजा सर को उन्होंने बंदी बना लिया और वो शहीद हुए। वो दोनों एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पर फ्लेम आउट हो गए, मतलब इंजन उनका ऑफ हुआ। बट मिराज ने बिल्कुल लेजर गाइडेड टारगेट, और आपने अभी तो देखा ही पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके मिराज ने यह सिद्ध किया कि स्टिल दुनिया के अच्छे जहाजों में से मिराज 2000 एक है। Great, sir. Sir, moving to more technicality, what challenges did you face being a jet engine specialist? देखिए, जहाज में बेसिकली क्या होता है, जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें टोटल 8 स्ट्रीम के लोग काम करते हैं। एयरक्राफ्ट इज ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड एयरफ्रेम। इंजन इज ए पार्ट, इंजन, रडार, रेडियो, इंस्ट्रूमेंट, देन कम्स वेपन। भाई अल्टीमेट एम ऑफ दैट एयरक्राफ्ट इज नॉट जस्ट टू फ्लाई, उसको तो अपने वेपन डिलीवरी करनी है। फिर नेविगेशन, ऑल दिस थिंग्स। ऐसे टोटल 8 ट्रेड काम करते हैं। उसमें इंजन की क्या स्पेशलिटी है, उसके मेन रीजन ये है कि आपके इंजन के सर्विसिंग और परफॉर्मेंस से ही तो जहाज उड़ना है। जहाज उड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। तो इंजन के साथ कॉम्प्लिकेसी ये है कि जेट इंजन और नॉर्मल इंजन का जो डिफरेंस है वो बहुत अलग है। जो हम गाड़ियों में जो इंजन होता है वो पिस्टन इंजन होता है, जहाजों में जो इंजन होता है जेट इंजन होता है। बहुत कम लोगों को सब चीज समझ में आती है। जिन जहाजों के आगे पंखे चलते हैं, प्रोपेलर्स चलते हैं, उनमें भी जेट इंजन होता है, बट उनके साथ प्रॉब्लम को टर्बो प्रॉप बोलते हैं। हमने हमारे यूट्यूब के वीडियो में टर्बो प्रॉप पूरे इंजन का क्लासिफिकेशन मैंने बताया है क्या होते हैं। तो जो पिस्टन इंजन होते हैं उनका मेंटेनेंस बहुत कम है, लेकिन जो जेट इंजन है उनमें इतने, उनकी स्पीड क्या होती है 10,400 10,600 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो हाई स्पीड पर ऑपरेट करने के नाते उनकी एक्यूरेसी और उनका मेंटेनेंस बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरे, जहाजों की जो फ्लाइंग होती है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, सुबह 4 बजे। आप लोगों को ये चीजें सरप्राइज लगेंगी। फाइटर की स्ट्रीम में जो एयर बैरियर काम करते हैं वो सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठ के जाते हैं। क्यों? सनराइज, मान लीजिए हॉट वेदर है आपके राजस्थान सेक्टर में, सनराइज इज 5 o'clock, एयरक्राफ्ट हैज टू बी गेट रेडी एट 4:30, देन यू हैव, आपको 1 घंटे काम करना है, 3:30 बजे से काम स्टार्ट करेंगे, एक आधा घंटा जहाज आपको बाहर निकालना है, देन आप 2 बजे उठेंगे रात को, तब तो 3 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, तब तो काम करो। आप तो देख रहे हैं 6 बजे जहाज उड़ते हुए, बट 6 बजे के पहले जो 4 घंटा बहुत ही हार्ड लेबर किया हमारी टीम ने, वो सिर्फ हमें को। तो ये सारी चीजें जेट इंजन के साथ चैलेंज होते हैं। फ्लाइंग के बाद जब जेट इंजन आता है तो टोटल हॉट होता है। कई सारे ऐसे चेक्स हैं, उस हॉट कंडीशन में भी उस इंजन के चेक्स करने होते हैं। अब हम वहां ये नहीं बना पाते कि इंजन गर्म है भी कैसे देखने जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमको इमीडिएट कंप्यूटर में कनेक्शन लगा के लैपटॉप पे देखना है, हम नहीं बहाना बना पाते कि ये भी ठंडा नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग वर्क है
लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि लाइफ में अगर हम हर चीज इजी वे में लेना चाहेंगे तो उस इजी वे के साथ न तो हमारा शार्पनिंग होगा, न तो हमारा नॉलेज गेनिंग होगा, और न तो हमारी लाइफ में अपग्रेडेशन होगा। तो जो भी आदमी, ये मेरा संदेश इस पॉडकास्ट के माध्यम से है कि जो चैलेंजेस फेस नहीं कर सकता उसके अंदर शार्पनेस नहीं आएगी। नदी के अंदर बहता हुआ पत्थर अगर अपने को धारा से किनारे कर लेगा तो वो पत्थर रहेगा, लेकिन जो धारा में रहता है वो शिवलिंग बन जाता है। ये चीज माय डियर लाइफ के हर जगह। हम सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ करके अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग कैसे होगी? आपको जान के सरप्राइज होगा, मैंने 107 केजी से अभी मेरा वेट 79 केजी है। 30 केजी वेट लॉस आई डिड बाय डाइट कंट्रोल, बाय एक्सरसाइज। इन दिस एज आल्सो आई एम रनिंग जस्ट मोर देन 12 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। सो आपकी हार्डशिप से ही माय डियर योगेश जी आपको स्मार्ट बनाएगी। दिस इज माय टीचिंग्स टू ऑल माय यंगस्टर्स। जो हमारे उम्र में बड़े उनको मैं नहीं सिखाता, जो हमसे उम्र में छोटे यंगस्टर्स उनको सिखा रहा हूं। माय डियर, जितना ही डिफिकल्टी फेस करोगे उतना ही स्मार्ट। सर, मूविंग टू अनदर लाइट क्वेश्चन, एंड यस, बहुत सारे लोगों को इसका वेट होगा। प्लीज शेयर सम मेमोरेबल मिशंस इन द स्पैन ऑफ 22 इयर्स। क्या कुछ अच्छे वाकया हुए, क्या कुछ सीख देने वाले हुए, गुड बैड? सर प्लीज बताइए। हाँ, मैं एक दो इंसिडेंट शेयर करूंगा, चूंकि उसको मैं रिवील कर सकता हूं क्योंकि वो एयरफोर्स ने मैगजीन में भी छापा। कारगिल वार स्टार्ट हुआ था, एक जहाज में मैं चेक्स कर रहा था, तो मेरा जो सुपरवाइजर थे उस समय, मैं बिल्कुल यंगस्टर था, जस्ट मैं ट्रेनिंग सेंटर से आया था, कुछ महीने मेरे को हुए थे, तो मैं चेक्स कर रहा था। तो मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि आप ये चेक कर लो। मैं ये चीज चेक करके ये पैनल मैंने बंद कर दिया। मैं बोला ठीक है सर, एंड आई साइन द एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग द एयरक्राफ्ट वेंट फॉर फ्लाइंग, एंड दैट टाइम मिशन फ्लाइंग वाज गोइंग ऑन। मतलब एयरक्राफ्ट वाज नॉट गोइंग फॉर द रूटीन सॉर्टी, बट ये तो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे अलॉन्ग विथ मेनी थिंग्स। उनको बहुत सारी चीजें सर्वे करनी होती थी और रियल मिशन का था। और एयरक्राफ्ट रनवे एंड पे गया। एयरक्राफ्ट में एक एयर ब्रेक होता है, मतलब हवा में जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या करेंगे, यू विल एक्सपेंड सर्टेन पैनल, तो हवा स्ट्राइक करके आपकी स्पीड को कम करेगी। और रनवे एंड पर, और उस समय मैं वहां पर टेक ऑफ इंस्पेक्टर ड्यूटी में था, मतलब जस्ट बिफोर टेक ऑफ एक लास्ट चेक्स हमको एक्सटर्नल करने होते हैं कि अब पायलट तो लेके चला जाएगा और कहीं कुछ भी मुझे मिल गया, कोई लीक मिल गया, कोई चीज खुला मिल गया, तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट हम उसको स्टॉप कर सकें। तो दैट इज टेक ऑफ ड्यूटी। तो उस ड्यूटी में मेरा ही साइन किया हुआ जहाज, और जब पायलट ने एक्सटेंड किया उसका पैनल खुल गया और मेरा तो मतलब रियली मैं तो बेहोश होने वाली कंडीशन में था। अब मैं करूं क्या? और एयरक्राफ्ट जिस रनवे पर खड़ा है, दे हैव टू टेक ऑफ। सिक्स सेंस मेरा काम किया। बगल में एक जगह कुछ काम हो रहा था, आई रैन, और वहां मुझे लकली एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया, बड़ा वाला चाहिए था मुझे। आई टाइटन दैट पैनल एंड आई गिवन सिग्नल। बट मेरे बगल में खड़े हुए जहाज में मेरे सीईओ ने देख लिया कि मतलब क्या गड़बड़ हुई है, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग ऑफ, क्योंकि हमारे पायलट को हमने रोक के रखा था, जब तक वो थम्स अप नहीं देंगे जाएगा नहीं। बट एयरक्राफ्ट डिले नहीं हुआ, दे वेंट फॉर फ्लाइंग एंड दे केम बैक। आने के बाद सीईओ ने पूछ लिया क्या हुआ था। एनी हाउ उन्होंने, चूंकि मैं जूनियर था तो मेरी गलती को माफ किया, अदरवाइज इट वाज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग थिंग। और एक चीज और मैं बताऊं, एयरफोर्स में 4 बार ऐसा हुआ है, हमारे सब मैगजीन्स में मेरे नाम छपे हुए हैं, 4 बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने ऐसी गलती पकड़ी कि अगर उस गलती को ओवरलुक कर दिया होता या हो गया होता तो एयरक्राफ्ट या पायलट के लिए फैटल हो सकता। और उन्हीं की वजह से 4 बार मुझे फ्लाइट सेफ्टी अवार्ड दिया गया। एक बार हमको एचएल ने बोला कि इतना माइनर प्ले, एक रिवेट के अंदर प्ले था, देखने वाला आदमी कौन है मुझे दिखाओ। फिर मेरे ऑफिसर्स लेकर के गए, बोला दिस इज माई, फिर बोला यू लीव द एयरफोर्स, कम विथ मी। बोला नो, आई विल विन द एयरफोर्स। और इवन दो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये जो मुझे चीफ का कमेंडेशन मिला, आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के द्वारा प्रशंसा, चीफ का जो कमेंडेशन मिला उसका एक मेडल आता है, हम अपने कोट पे, शर्ट पे इत्यादि पे लगाते हैं। ये एक सोल्जर के लिए सबसे बड़ा मतलब एक उपाधि है कि उसका सेनाध्यक्ष और उसको मेडल दे रहा है, और हम इसको चेस्ट पे लगाते हैं, कोट वगैरह में लगाते हैं। तो ये भी इंसिडेंट एक मिराज में इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मतलब एक ऐसा क्रैक था कि जो ओवरलुक हो गया होता तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट फायर कर सकता था। ऐसे 4 या 5 इंसिडेंट हुए, और जिसके नाते लोग कहते थे कि तिवारी अगर उधर गया तो डेफिनेटली गलती पकड़ के आए। और एक और आपको तगड़ा इंसिडेंट बता रहे हैं। एक बार मैं एयरफोर्स ने सूरतगढ़ की बात बता रहा हूं, मैं एक जहाज जहां खड़े रहते हैं उनके अंदर से पास होकर के
दूसरे जहाज पर चेकिंग के लिए जा रहा था। बट चूंकि 24 घंटा मेरा दिमाग उसी चीज में रहता था, तो मेरी नजर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर पड़ी। तो एयरक्राफ्ट का जो कलर थोड़ा डिसपेंटेड था, और मैं जाके देखा तो देखा कि उसकी स्किन बर्न हुई है। और जब बाद में चेक हुआ तो पता चला कि एयरक्राफ्ट वाज मेल्टेड, मतलब दैट पर्टिकुलर पोर्शन वाज मेल्टेड ड्यू टू ओवरहीट। और वो जहाज रात को से वापस आया था, 1 घंटे बाद उसमें 2 पायलट की साल्टी थी। और ड्यू टू दैट माय ऑब्जर्वेशन द एयरक्राफ्ट वाज सर्वाइव्ड। और वो एयरक्राफ्ट तो फिर जिंदगी में उड़ा नहीं, क्योंकि वो बर्न हो गया था। बट 2 पायलटों के लिए वो दोनों ने आकर के मुझे गले लगाया, और एक ने तो मुझे गोद में उठाया। तब मैं हल्का था तो मुझे गोद में उठाया उन्होंने। एक एक्सपीरियंस ये था। एक एक्सपीरियंस श्रीनगर का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक 2 रुपए के सिक्के से मैंने 4 जहाज की फ्लाइंग में ऐसा हेल्प किया कि उनकी सॉर्टी कैंसिल होने से मैंने बचाया। 4 जहाज अंबाला से श्रीनगर लैंड किए। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। योर फ्यूल सप्लाई इज सो प्रेशर इज ड्रॉप। तो क्या होता है, रिच मिक्सर हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर हवा का दबाव कम है, फ्यूल आपका ज्यादा है। तो बेसिकली उस आपको कट ऑफ से पहले फ्यूल सप्लाई कम कर देना है, जिससे वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जहाज का एयर फ्यूल मिक्सर बन सके। अब आप जब वो जहाज लैंड कर गए, मैं तो घर पे था, मुझे आफ्टरनून ड्यूटी जाना था, जहाज कट ऑफ हो गए। अब जब जहाज स्टार्ट करने की बारी आई तो कोई जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अनुसार आपका फ्यूल रिच मिक्सर है। और सारे जहाज के अंदर वेंट्रल टैंक लगे हुए हैं, उनको हटाना लगाना वो सब कई घंटे का काम है। देन जैसे मैं पहुंचा, सारे लोग एकदम परेशान थे, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो जहाज दूसरे यूनिट से आए थे और श्रीनगर उनको एक एक्सरसाइज करके वापस जाना था। फिर मैंने बोला कि जहाज स्टार्ट करिए, मैं करता हूं। मैंने इतने से स्पेस में यूं हाथ डाल के, क्योंकि वहां स्क्रू ड्राइवर जाने की जगह नहीं है, जहां पर आपके फ्यूल सप्लाई को, जैसे इमेजिन करें कि फ्यूल सप्लाई को आपको कम करना है, करेंगे कैसे, स्क्रू ड्राइवर जाने की जगह नहीं है, बिकॉज आपको हाथ को यूं डालना है। तो मैं यूं हाथ डाल के एक कॉइन के भरोसे से स्क्रू ड्राइवर की जगह पर कॉइन चला चला के धीरे 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 फ्यूल सप्लाई को कम किया। और पायलट से पूछता गया कि क्या आपका आरपीएम सही आ रहा है, और तब जाकर के चारों जहाज स्टार्ट हुए। अदरवाइज एक बहुत बड़ा मतलब एक मिस्टेक होने वाला था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तजुर्बे हुए जिसका ग्रेट 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 सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टफ वन, एंड इसको लोग ब्लंटली पूछते हैं बिना टेक्निकलिटी जाने, बिना कॉम्प्लेक्सिटी जाने। व्हाट आर द जनरल एयरक्राफ्ट क्रैशेस कॉज? जनरल एयरक्राफ्ट क्रैशेज हैव मेनी कॉजेस, बट उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर एंड अननोन कॉजेस। ह्यूमन एरर में क्या आता है? मेंटेनेंस स्टाफ की गलती, पायलट की गलती, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती, दूसरी फ्लाइंग करने वाली मशीनें हैं उनकी गलती, रडार का कुछ मिस्टेक हुआ। और सेकंड जो पार्ट है मशीन फेल्योर, आपका इंजन सीज हो गया, आपके एयरक्राफ्ट के को इंडिकेशन देने वाले जो गेजेस हैं उन्होंने गलत इंडिकेशन दिया। प्राय जो सिविल एयरलाइंस में क्रैश होते हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। मैं इस पर स्टडी भी बहुत सारा करके वीडियो भी बनाता हूं। आपके गेज ने दिखाया 13,000 फीट, बट पर्टिकुलरली यू आर 8,000 फीट। मशीन फेलियर, इंजन सीज हो गया, या इंजन को उस लेवल पर जो परफॉर्मेंस देना था आपने टेक ऑफ किया, इंजन को जितना पावर देना था नहीं दिया, ऐसे करके मशीन फेलियर हो जाते हैं। पायलट का कांटेक्ट कभी कभी कट जाता है, कांटेक्ट कटा, उसमें भी वो मिसगाइड हो गया, पायलट कई जगह कोऑर्डिनेट गलत पकड़ लिया। और अननोन काजेज में वो सारे काजेज हैं जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, लाइक बर्ड हिट। फाइटर एयरक्राफ्ट में बर्ड हिट, चिड़िया टकराना एक बहुत बड़ा काज है। और लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इतने बड़े जहाज में चिड़िया क्या करेगी, क्योंकि जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा होती है। MiG-21 की लैंडिंग स्पीड है 270 किलोमीटर पर आवर, 210 से 250 किलोमीटर पर आवर। टेक ऑफ स्पीड है 270 टू 320 किलोमीटर पर आवर। इस हाई स्पीड में एक छोटा सा कोई बॉल भी टकराता है तो ड्यू टू दैट मोमेंटम m/v एनर्जी इज वेरी हाई, चिड़िया टकरा करके इंजन के ब्लेड को तोड़ देती, विंग को नुकसान पहुंचा देती। तो ये फैक्टर्स हैं। अचानक क्या हुआ, गेल आ गया, आंधी आ गया, स्टार्म आ गया, जो कि जनरली वी हैव ए वेदर वार्निंग रिपोर्टिंग सिस्टम, बट मेनी ए टाइम्स आप नेचर को पार नहीं पा पाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती। जैसे आपने जहाज टेक ऑफ किया और इट हैज हैपेंड व्हेन वी वर ऑपरेटिंग इन द नलिया। उस समय भुज का भूकंप आया था। भुज का भूकंप आपको शायद याद होगा, 2001 में भुज में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था ना। दैट टाइम वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम एयरफोर्स इन नलिया, जो कि गुजरात के पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्टेशन है। भुज में भूकंप आया था और हम ऑपरेट कर रहे थे नलिया से। भूकंप आया, जहाज मेरा आगे मूव कर गया, ऐसे जहाज टेक ऑफ किया, नीचे भूकंप आ गया स्टेशन पर, आपकी एटीसी ध्वस्त हो गई। आप टेक ऑफ किए, अचानक आपके रनवे पर
कोई बड़ी घटना होगी, जैसे दूसरा जहाज क्रैश कर, अब इस जहाज को कहीं और लैंड कराना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए। तो 3 मेजर फैक्टर हैं, ह्यूमन एरर, मशीन फेल्योर एंड मतलब सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल। तो ये 3 मेजर फैक्टर। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं भी पूछना चाह रहा था, सर व्हाई डिड यू लीव इंडियन एयरफोर्स आफ्टर सर्विंग 22 ग्लोरियस ईयर्स? एक्चुअली जब हमने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था तो हमारा जो इनिशियल इंगेजमेंट होता है इंडियन एयरफोर्स में वो 20 ईयर्स का ही होता है। अभी भी जो हमारे साथ के लोग हैं उनका 20 ईयर्स का एंगेजमेंट है। तो हमारा एंगेजमेंट इवन तो पायलट्स का भी 20 ईयर्स का एंगेजमेंट होता है। उसका रीजन है कि डिफेंस में आपकी मेंटल फिटनेस प्लस फिजिकल फिटनेस बोथ आर रिक्वायर्ड विद हाई एक्यूरेसी, समझ गए? तो ये माना जाता है कि जब आप 20 ईयर्स सर्व करेंगे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ न कुछ गिरावट आएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, ये सारी चीजें हमारी नींद को खराब की, हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब की, चाय पी रहे हैं दिन भर, ये सारी चीजें हमारा हेल्थ खराब हुआ क्योंकि वो हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा है, वो रिक्वायर्ड है। तो इससे आपकी ह्यूमन बॉडी का डिटेरिएशन होता है। तो गवर्नमेंट ने ये उसमें नियम ये बनाया था कि 20 ईयर्स आप सर्व करेंगे, उसके बाद इफ यू आर विलिंग टू सर्व यू विल गेट एक्सटेंशन प्रोवाइडेड यू हैव ए गुड मेडिकल कंडीशन। उसकी कैटेगराइजेशन आपका मेडिकल चेकअप होगा, हमारा तो हर साल चेकअप होता है, बट फॉर एक्सटेंशन स्पेशल चेकअप्स होंगे, सारे पैरामीटर ठीक है तो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। हमारे साथ घटना ये हुई कि मिग 21 पर काम करते करते हमारे स्पाइनल कार्ड में बहुत सीरियस इंजुरीज हो गई। क्योंकि मिग 21 का जैसे मैंने बताया कि उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत हार्ड है, तो हमारा स्पाइनल कार्ड में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुई, जिसके वजह से मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी चालू हो गया और हमारे स्पाइनल कार्ड के लंबर रीजन में, लोअर रीजन में भी हैवी पेन रहने लगा। और जब मैं रिटायरमेंट का टाइम आया फाइनल मेडिकल में, तो एमआरआई के दौरान उसमें काफी दिक्कतें दिखी। तो उस दौरान हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम बिना प्रमोशन के नौकरी को आगे बढ़ाएं जिसमें हमको रैंक नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे मिलेंगे, जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि डिफेंस क्या है, रैंक स्ट्रक्चर है। I will not like to work under my junior because I have a rank structure। जो बंदा मुझे आज तक सलूट किया, अब मैं उसको सलूट नहीं करना चाहूंगा। दूसरा ये था कि यू लीव द करियर आफ्टर 20 ईयर्स, और सरकार हमारे उस डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए हमको डिसेबिलिटी पेंशन भी दे, इसके लिए मैं एयरफोर्स का शुक्रगुजार हूं। हमको नॉर्मल पेंशन के साथ में जो हमारी बीमारी हुई है उसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से कि कितनी डिसेबिलिटी है, हमको सरकार ने मेडिकल पेंशन भी चालू किया। तो हमारे एयरफोर्स जैसे लविंग चीज, हमारा करियर इतना ब्राइट था कि ऑलवेज आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स इन ऑल एनुअल परफॉर्मेंस एग्जाम्स एंड ऑल, मतलब हमेशा टॉप 1 2 3 में ही मैं रहा क्योंकि मेरा बहुत लेबोरियस आदमी था, सबका लविंग था मैं। इवन दो जब मैं रिटायर होने लगा ग्वालियर से, तो हमारे सीईओ ने बुला करके जब ये मेडल आया, बोला कि तिवारी हमारे पास ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, अब तो तुम सर्विस छोड़ के जा रहे हो और तुम लोग कुछ दे नहीं सकते। इतना मैं लविंग था लोगों का, इतना लोग मुझे प्यार करते थे ड्यू टू माई सिंसियरिटी। मतलब ये हर गलती मेरी माफ भी हो जाती थी ड्यू टू माई सिंसियरिटी। मेडिकल कंडीशंस ने मेरे को थोड़ा सा परेशान, उस समय क्या था, अब मैं ना अच्छे से परेड कर पाता था, ना मैं काफी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर पाता था, तो मुझे अपने लाइफ में बुझा बुझा जीना मुझे पसंद। मैं बिल्कुल हमेशा एक लैंटर्न की तरह से रहा हूं, तो मैं दिए की तरह से नहीं जीऊंगा। उस समय मुझे एयरफोर्स छोड़ने का विचार करना पड़ा और उसके बाद मैंने सेकंड कैरियर में चुना, जिसमें मैंने 12 गवर्नमेंट एग्जाम्स, हमने जब मैं रिटायर हुआ उस समय मेरी एज 42 थी, 42 इयर्स की एज में 12 गवर्नमेंट एग्जाम मैंने। Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the next question, what are few learnings you still keep going back to even after leaving IAF, and what is the best thing you learned? सी इंडियन एयरफोर्स ने जो सबसे बढ़िया चीज सिखाया वो ये था, देखिए यहाँ पर हम लोग हमेशा सोल्जर्स की बात करते हैं, बट वन थिंग वी ऑलवेज फॉरगेट कि हमारे पीछे जो रियल सपोर्ट है वो है हमारी फैमिलीज। इंडियन एयरफोर्स ने एक चीज सिखाया कि एज मच एज यू रिस्पेक्ट योर लेडी वाइफ्स दैट मच यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल भी यही है, यते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बट इंडियन एयरफोर्स में एक चीज ऐसा रहा कि व्हेनेवर देयर इज अ सोशल गैदरिंग, जूनियर मोस्ट की वाइफ भी आएगी तो जो कमांडिंग ऑफिसर है ही विल गेट अप फ्रॉम द चेयर एंड ही विल गिव अ वेलकम। ऐसा कल्चर इंडिया में और किसके पास है माय डियर। तो एक चीज वो रहा। दूसरे, सच ए ब्रदरहुड। 25 इयर्स बैक का मेरा एक सीनियर वन डे ही सा मी इन द रेलवे स्टेशन, आई थिंक
न्यू दिल्ली और सम मेट्रो, वो मुझे इस तरह गले लगाया जैसे अपने भाई को भी लगाया होगा, दैट ब्रदर। तीसरी चीज, एवरी सीनियर ये चाहता है कि मेरा जूनियर, सीनियर का कमांड इज द कमांड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है डिफेंस में। बट हर सीनियर ये चाहता है कि अगर 2 रोटी है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो पहला रोटी मेरा जूनियर खाएगा, लास्ट में मैं खाऊंगा। ये कल्चर इंडियन एयरफोर्स आज भी कर, जूनियर रैंक होल्डर्स हैं उनके मेस का टाइमिंग पहले है, सीनियर रैंक होल्डर्स के मेस का टाइमिंग बाद में है। ये कल्चर हम कर। तीसरा चीज, जो पंक्चुअलिटी हमने इंडियन एयरफोर्स से सीखी वो आज भी हम करते हैं। किसी को टाइम देते हैं हम हमेशा 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, और आम सिविलियन के लिए आधे घंटे लेट होना इज ए नॉर्मल फैक्ट। एक्चुअली वो हम सफर करते हैं। एक पंक्चुअलिटी सीखी। दूसरे ये था मोरालिटी, किसी भी चीज में एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 30 तारीख का पेमेंट इज सफिशिएंट टू सर्वाइव फॉर मी, उसी में एडजस्ट करना है अपने को। तो कभी भी मन के अंदर किसी प्रकार की डिसऑनेस्टी नहीं आई, कभी भी किसी भी महिला के प्रति या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई इमोरल वर्क करने का कभी विचार नहीं आया। यद्यपि ये बहुत पर्सनल चीजें हैं, थॉट प्रोसेस सबका अलग अलग है, बट एयरफोर्स ने ये चीज भी सबको सिखाया है। जो नहीं सीखा 1-2% एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे लेसन्स थे, और जो देशभक्ति थी, पैट्रियटिज्म था, वो सिर्फ डिफेंस में नहीं है, वो आपके अंदर भी हो सकता है। आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, घूस नहीं लेते हैं, जिस डिपार्टमेंट में है चोरी नहीं कर रहे हैं, वो भी देशभक्ति है, आप अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा लेसन एयरफोर्स ने हमको एक कंप्लीट मैन बनाने में एयरफोर्स ने अपना योगदान। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस, व्हाट टिप्स वुड यू गिव टू यंग पीपल कंसीडरिंग ए कैरियर इनटू एयरफोर्स? एयरफोर्स का कैरियर अभी कई सारे फेजेज में हो गया है। एयरफोर्स ने अभी सरकार ने एक्चुअली अग्निवीर योजना चालू कर दी, जिसमें 4 साल काम करना है, ये काम करना है। अभी भी चूंकि उसमें से 25% लोगों को उन्होंने प्रॉमिस किया है आगे बढ़ाने का, तो अभी भी अगर आप एज ए कैरियर चुनते हैं तो एयरफोर्स अभी भी आपके साथ में है। जो लड़के 12th पास करते हैं वो एनडीए के लिए ट्राई करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होना है, आपको पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा। एनडीए में जब आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं खड़गवासला पुणे में, फॉर डूइंग द ग्रेजुएशन यू आर गेटिंग मनी, एक ऑफिसर के बराबर का पैसा आपको मिलता है जो रिटायरमेंट टाइम पे मिलेगा। देन वहां से आपका करियर चुना जाएगा। तो अभी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। आप अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो एएफ कैट एग्जाम दे सकते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, वहां से इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो अभी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन अगर आप इसमें सक्सेस होना चाहते हो तो मैं एक चीज इस पॉडकास्ट में हाईलाइट करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यंगस्टर तक पहुंचाइए। कंपटीशन की किताबें पढ़ के कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। जिस स्टूडेंट का, मैं पहले इस नाते बताया कि 42 साल की एज में 12 एग्जाम क्लियर करने वाला क्या कंपटीशन की किताब पढ़ा है क्या? मुझे आज के डेट में फिजिक्स के किताबों के पेजेस याद है, फोकॉज एक्सपेरिमेंट से लेके, लाइट से लेके, मैकेनिक्स से लेके सारे एक्सपेरिमेंट याद है, ग्रेविटेशनल के सारे डेरिवेशंस याद हैं। आप अगर किसी कंपटीशन में सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने बेसिक को स्ट्रांग करिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 10th और 12th की जो फिजिक्स और मैथ की किताबें हैं, उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। नो एग्जाम विल बी लेफ्ट अनटर्न। तो एयरफोर्स में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं कि हम ग्रेजुएशन कर लेंगे फिर तैयारी करेंगे। The greatest mistake our youngsters and students are doing, they think when I will clear the +2 or when I clear the graduation, then I will do the तैयारी। No my dear, when you are in 9th, that is the time of तैयारी। जो आपकी किताबों में जो ज्ञान है वही तैयारी है। मैं कैसे इतना एग्जाम क्लियर किया? बिकॉज मुझे 9th 10th 11th 12th की पूरे सिलेबस अभी भी याद है, अभी भी चैप्टर्स के पेजेस याद हैं। क्यों? मैथमेटिक्स में क्या एक्स्ट्रा, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स एमएससी का नहीं पूछा जाता, ओनली +2 की ही मैथमेटिक्स पूछी जाती है ऑल कंपटीशंस में। इफ यू हैव, आपके ट्रिग्नोमेट्री वही बेसिक पूछे जाते हैं। इफ यू हैव, यू विल क्लियर इट। सो ऑल माय यंगस्टर्स एंड स्टूडेंट्स, जो मेरे से एज में कम हो बच्चे, उनको मैं कहना चाहता हूं, जिस क्लास में आप हैं, तैयारी का वही बेस्ट टाइम, जनरल नॉलेज तैयारी का यही बेस्ट टाइम है। You are traveling from one station to another station, you will get many general knowledge things। कहां से जा रहे हैं, इस शहर में क्या अच्छा है, इस शहर में क्या उत्पादन होता है। आप सोचते हैं कि जब हम कंपटीशन तैयारी करेंगे, कोचिंग में एडमिशन लेंगे, तो लूसेंट जीके की किताब पढ़ेंगे, देन मेरा जीके तैयार होगा। माय डियर, दिस इज द मिस्टेक। व्हेन आई वाज इन द एयरफोर्स, आई वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम कानपुर टू ग्वालियर, मेरे कार के अंदर 5 से 6 घंटे जीके चलता था।
यूट्यूब पे मैं जीके सुनता रहता था और अभी भी मैं सुनता हूँ। तो उस जीके ने ऐसा बैकअप सुना, मैं मुगल काल से लेकर के तैमूर से लेकर के पूरा मुगल काल का जीके सुन लिया। आई हैव ए टोटल स्टोरी ऑफ जीके, फ्रीडम मूवमेंट सुन लिया। तो स्टूडेंट्स ये गलती योगेश जी करते हैं, नौकरी नहीं मिलने के पीछे जो कारण ये है कि वो सोचते हैं हम तैयारी तब करेंगे, अभी तो मस्ती का टाइम। Very true, very true, sir. Very true. Sir, moving to the light question, what hobbies or interests do you pursue outside the work? सर आपका जैसे पहले भी आपने बताया कि YouTube चैनल भी है, तो सर इसके बारे में भी सर डिटेल में बताइए। एक चीज आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप हमसे मिल रहे हैं, मैं जितना ही डेडिकेटेड एक सोल्जर हूं, मैं उतना ही स्पिरिचुअल आदमी हूं। 14-15 साल की उम्र में मैंने गुरु दीक्षा ले ली, गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली, और मैं पूरा एयरफोर्स का मेरा कैरियर ऐसा रहा कि मैं बिल्कुल नॉन ड्रिंकर, प्योर वेजिटेरियन और मैं पुजारी आदमी हूँ। और यहाँ तक कि मैं अपने एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल का पुजारी भी रहा। तो मैं उतना ही स्पिरिचुअल आदमी हूँ। अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी जो भी मैं काम करता हूँ, या तो सोशल वर्क, समबडीज हेल्प, किसी का हेल्प, मतलब किसी का गाइडेंस कुछ है, अदरवाइज मैं अपने रिलीजियस वर्क में और स्पिरिचुअल वर्क में, मैं एक योगी भी हूँ। मैं नॉर्मल आसन वासन के साथ में ध्यान साधना भी करता हूँ। मैं संस्कार, हिंदू धर्म के सारे संस्कार भी कराता हूँ। मैं श्रीमद् भागवत जानता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो मेरी अभी जो हॉबीज हैं और पहले भी थी, टोटल टाइम मैं अपने को स्पिरिचुअलिज्म में ही देता हूँ। मैंने कुंडलिनी जागरण पे बहुत सारे काम किए, तीसरा नेत्र जागरण पे काम किए, टेलीपैथी पे बहुत सारी हमारी प्रोग्रेस है, और भगवत गीता के 18 अध्यायों को मोर देन 100 टाइम्स मैंने पढ़ रखा है। तो हमारी हॉबीज में स्पिरिचुअलिज्म और इनर साइंस, मतलब अपने को जानना, यही मेरी मेन हॉबी। Sir, moving to the next question, what message do you want to convey to the children of soldier and आप कैसे प्लान करते हैं उनको हेल्प करने के? जैसे ये मेरे YouTube चैनल का जो जिक्र किया, तो जब मैं रिटायरमेंट में लिया, तो मेरा जो मेन मोटो था वो यही था कि जो सोल्जर शहीद हो जाते हैं आर्मी के, उन बेसिकली उसमें से बहुत सारे गांव के मतलब बच्चे हैं जो बिलोंग, उनकी फैमिलीज गांव में। तो मैंने इसको उसी विजन से शुरू किया कि मैं उन सोल्जर्स के बच्चों को अपना नॉलेज और जो भी मेरे पास कुछ ज्ञान है, प्लस कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी, मैं उनको करके उन बच्चों को सपोर्ट करूं। और जब मैं ग्वालियर में था तो मैंने इस पे कुछ काम किया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को बैंक में पोस्टिंग मिल गई इंदौर में, तो चूंकि ये एरिया मेरे लिए नया था तो यहाँ मैं वर्कआउट नहीं कर पाया और लाइफ मेरी हो गई बिजी। स्टिल जैसे ही मैं लखनऊ अपने नेटिव प्लेस पे पहुंचूंगा, मैं वहां पर यही काम करने वाला हूं। मैं अपना एक घर, इसके लिए मेरे पास 3 घर हैं, एक घर डिसाइड किया हूं कि मैं शहीदों के बच्चों को ले आऊंगा, उनको अपने घर पे रखूंगा और उनको पढ़ने के लिए मैं जो भी रिसोर्सेज होगा दूंगा। क्योंकि आपको जान के सरप्राइज होगा, मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, कंपटीशन की तैयारी के लिए मैंने खुद बहुत सारे मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाए हैं। राइट। अब किसी स्टूडेंट को 98 into 95 करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए टाइम लगेगा, बट कंपटीशन में टाइम नहीं होता। बैंक में 20 सेकंड के अंदर एग्जाम को का क्वेश्चन पढ़ना भी और सॉल्व भी करना है। तो हमने सबके लिए ट्रिक, 98 क्या है, इट इज 100 - 2 100 - 5, काम खत्म। 10,000 में से 10 घटा देने। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमने उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स बनाए। तो मैं इस पर डेफिनेटली काम करना चाहूंगा। और जो सोल्जर्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश दूं? मैं तो संदेश दूंगा आम जनता के लिए और उन सभी लोगों के लिए कि जब एक शहीद अपना जान देकर के एक सैनिक शहीद बनता है, उसका परिवार, उसकी पत्नी के केयर की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की ही नहीं, वो जहां का है, उस गांव, उस मोहल्ले, उस सरपंच का, उस विधायक का और उस प्रदेश की सरकार का भी है। कई सारी सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं, क्योंकि उस भरी जवानी में 22, 23 या 25 साल की उम्र में जब कोई शहीद होता है, उस दुख को मैंने देखा है। तो यही संदेश मैं सबसे देना चाहूंगा और उन शहीदों के बच्चों से कहूंगा कि आप अपने पिता की सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ अपने कैरियर को बना करके ही कर सकते। भले आप सेना में नहीं जाएं, कोई जरूरी नहीं सेना में ही जाएं, लेकिन अगर आप अपने कैरियर को नहीं बनाया तो आपकी मां ने आपके पिता के एब्सेंस में जो त्याग किया, उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल पाया। Sir, moving to the next question, what is your vision for future of your YouTube channel and आप कैसे इसको और बड़ा और आगे इसको डेवलप करने वाले हैं? जी, मैं अपने YouTube चैनल पे कैरियर में ये प्लान कर रहा हूं कि मैं कुछ और यंगस्टर्स को, एयरफोर्स वेटरन्स को जोड़ रहा हूं जो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं। जैसे मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, कुछ और लोग इसमें जुड़ेंगे, जिससे इस चैनल की कंटिन्यूटी को मैं रखूंगा और इसकी रीच को बढ़ाएंगे सोल्जर्स तक,
कि बच्चों तक उसमें से क्या होगा। अगर कोई बच्चा जेन्युइन पढ़ने वाला होगा, उसको बुक्स इत्यादि का हेल्प भी हम उससे संपर्क करके देंगे। और ये जो फ्री में हमारा जो तजुर्बा है, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि दिस एक्सपीरियंस इज ओनली विथ मी। हमारे बैच के जो 40-45 से लोग हैं, उनमें मैं सबसे कम इंटेलिजेंट अपने को मानता हूं। दे आर सो टैलेंटेड पीपल, दे आर सो टैलेंटेड पीपल। आफ्टर रिटायरमेंट, one of my friend Suren Dubey, he has topped the Maharashtra Excise Inspector exam in this age. He has topped all the exams. Now he is RBI officer. ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वन निरंजन इज देयर, ही इज इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो सारे एग्जाम्स का टॉपर हैं। सो वी हैड ए लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। और हमारा जीके इतना स्ट्रांग है कि हम ऐसे भी बात करेंगे तो नॉर्मल एग्जाम का जो प्रिपरेशन करने वाला लड़का, उससे ज्यादा अपने को जीके पता है। मैं अपने ऑफिस में भी स्टाफ से पूछता रहता हूँ लोगों से। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट ये वेस्ट ना जाए, हम गाइड करें, स्पेशली फोकस करेंगे शहीदों के बच्चों तक। इस चैनल को हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। Sir, moving to the end of the podcast and taking another important question, please share your thought on the importance of patriotism in today's world. सर थोड़ा सा टफ लगता है, हर एक को एक समझना अलग अलग रहता है, तो सर इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताइए। देखिए, जनरली पैट्रियाटिज्म एक वर्ड को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। मैं इस वर्ड पर आने से पहले एक इंसिडेंट आपको शेयर करूंगा। हमारे एक स्टेशन कमांडर थे, वो बार बार इस स्टोरी को बताया करते थे जब भी वेलफेयर मीटिंग में वो लोग बैठते थे। वो एक इंसिडेंट शेयर करते थे कि एयरफोर्स स्टेशन कलाई कुंडा में वन इलिटरेट कैजुअल वर्कर वो ट्रैक्टर चलाता था। मतलब रनवे के बीच में जो घास वगैरह बढ़ जाती है ना, तो उसको बीच में कटाई करते हैं। तो हमको बाहर से लेबर वगैरह लाना पड़ता है, मतलब वो सब मेंटेनेंस वर्क के लिए, क्योंकि एयरफोर्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। ही वाज जस्ट क्लास 8 पास वन लेबर। वंस अपॉन ए टाइम MiG-27 वाज अबाउट टू लैंड। और क्या हुआ कि उसका जो अंडर कैरेज है, जो व्हील होते हैं ना, उसको अंडर कैरेज बोलते हैं। अंडर कैरेज वाज नॉट एक्सटेंडेड, मतलब उसका पहिया अंदर ही था एंड एयरक्राफ्ट वाज अबाउट टू लैंड। तो उस ट्रैक्टर चलाने वाले ने अचानक देखा और चिल्लाता हुआ दौड़ के गया। एटीसी कंट्रोलर वहां बैठा हुआ था, सर उसमें चक्का नहीं है, चक्का नहीं है, बिकॉज वो इलिटरेट आदमी है, चक्का नहीं है। एवरीबडी मिस्ड, दैट मींस एटीसी कंट्रोलर मिस्ड, रडार मिस्ड, वन अदर पर्सन रनवे एंड पर एक रनवे कंट्रोलर रहता, एवरीबडी मिस्ड। बट उस बंदे ने बोला ये चक्का नहीं है, चक्का नहीं है इसमें। और एटीसी ने देखा कि रियली हिज व्हील इज नॉट एक्सटेंडेड। और उसके बाद फिर उस पायलट जहाज को शूटअप के लिए बोला गया। एनी हाउ द एयरक्राफ्ट वाज सर्वाइव्ड। देखिए, क्या उसकी देशभक्ति सिर्फ इस नाते कि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना है कम आंकी जा सकती क्या? आपको जान के आश्चर्य होगा, कारगिल की लड़ाई में सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन देने वाला था वो व्यक्ति एक गडरिया था जो वहां पर भेड़ चरा। उसने ही घुसपैठ की सूचना सबसे पहले आर्मी को दी थी कि सर वहां पर कुछ हथियारबंद लोग हैं, घूम रहे हैं कहीं। तो देशभक्ति की जो परिभाषा मैंने सीखी और जो मैंने बनाई वो ये है कि गीता में एक चीज कही गई, कर्तव्य परायणता। अपना काम जो व्यक्ति निष्काम कर्म भाव से करता है, मीन्स इफ यू आर ए फादर यू शुड बी ए गुड फादर, इफ यू आर ए हस्बैंड यू शुड ए गुड हस्बैंड। आपको बाय नेचर इस कंट्री ने टीचर बनाया, यू शुड बी ए गुड टीचर। उस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर नो स्क्रॉचिंग, टोटल सिंसियरिटी, टोटल डेडिकेशन। आपको सिपाही बनाया गया, पुलिस में बनाया गया, पुलिस की जो ड्यूटी है उस ड्यूटी की ईमानदारी से आपको करना है। तो मैं ये मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हो, चाहे वो बॉर्डर पर हो या बॉर्डर के अंदर हो, जो इस भारत माता के झंडे को हमेशा लहराने में मदद करता हो, वो हर एक व्यक्ति देशभक्त है। Sir, moving to the last question and the end of the podcast, what legacy do you wish to leave behind for future generation? मैंने एक कविता लिखी जब मैं एयरफोर्स में था तभी। उसकी अंतिम लाइनें ये थी कि अगर पुनर्जन्म हो तो फिर भारत में हो और मैं पुनः वायुसेना का अंग बनूं। पूरी कविता का एक एंड है लास्ट में। लेगेसी, आई हैव ए सन, हिज नेम इज गोविंद, ही इज इंजीनियर। सो इंडियन एयरफोर्स की जो यादें हैं, जो कैरियर्स हैं, इस तरह से मेरे रोम रोम और मेरे रक्त के हर बूंदों में बसी हैं कि डेफिनेटली मैं जब तक रहूंगा तब तक तो एयरफोर्स का गुणगान तो करता ही रहूंगा। मैं पुनर्जन्म होने के बाद भी इसी धरती पर आऊंगा और फिर भारत माता की सेवा करूंगा। और हमारा जो कैरियर रहा है वो इतना मेहनती और इतना लेबोरियस कैरियर रहा है और इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह से हमको उसके रिवार्ड दिए हैं कि वो हमको भुलाए नहीं भूलता। और हमसे प्रेरणा लेकर के कई सारे
हमारे रिलेटिव्स के बच्चे वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ आकर्षित हुए और उनको इस बात का आश्चर्य था कि ये मतलब मैं किसी का मामा लगता हूं तो मामा इतना सीधा आदमी था, हाँ, मतलब ये कैसे ये आदमी इस तरह से हो गया। और इवन दो एयरफोर्स में जो यंगस्टर्स थे उनको लगता था कि ये आदमी कैसे इतना एनर्जेटिक है। और अभी भी जो जूनियर्स अभी भी सर्विस में है वो अभी भी संपर्क पे रहते हैं कि सर रियली मानना पड़ेगा आप किस तरह से इतना एनर्जेटिक है। तो हमने एयरफोर्स की लेगेसी को अभी भी बरकरार रखने के लिए हमेशा मैं एयरफोर्स के यंगस्टर्स उनसे टच में रहता हूं, उनको गाइड भी कर रहा हूं। कई सारे सिविलियंस जो बच्चे हैं उनको भी मैं गाइड करता हूं। और अभी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलता हूं किसी बच्चे को कोई भी गाइडेंस चाहिए डिफेंस के रिगार्डिंग विच आई हैव, आई विल शेयर। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन पॉडकास्ट। और मैं एक बार फिर से योगीराम के दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे एयरफोर्स वेटरन मार्कंडेय तिवारी जी सर से। और सर वायुसेना में एक अत्यंत वाइब्रेंट कैरियर रहा है। सर ने 22 वर्षों तक वायुसेना में सेवा दी। मिग 21, मिराज 2000 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में काम किया है। इंजन विशेषज्ञ के रूप में सर ने सेवाएं दी हैं। और इसके अलावा और भी बहुत 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 सारी उपलब्धियां हैं। एज एन वेटरन में जब बोलूं, एज एन इंडियन फोर्स के लिए जब मैं बात करूं, सो इट इज रियली सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक और बात बताना चाहूंगा, सर से आप जुड़ सकते हैं, सर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। सर के 2 यूट्यूब चैनल हैं, फौजी बाबा क्लासेस एंड युग परिवर्तन। तो आप इस पे भी जाइए, देखिए। सर ने बहुत सारी चीजें नॉट जस्ट फॉर, मैं जब डिफेंस की बात करूं, बट डिफेंस के अलावा भी जो आपको डे टू डे या मैं बोलूं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए जो ट्रिक्स होती हैं, वैदिक मैथ्स की जब मैं बात करूं, तो सर ने बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स उसमें बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताई हुई है। एंड आप जाइए, इस पे देखिए। कोई आपको डाउट लगता है, आपको गाइडेंस चाहिए हो, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट सर। एंड सर, इट वाज रियली ग्रेट ग्रेट टॉकिंग टू यू। योगीराम टीम की तरफ से और योगीराम व्यूवर्स की तरफ से रियली इट वाज रियली प्लेजर। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं सर चाहूंगा कि आगे भी हम लोग और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम सर।